हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आपको यह जानकर खुशी होगी कि बिहार बोर्ड ने क्लास 10th 2025 में होने वाली एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर जारी कर दिया है। और यह ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो कि इस सोशल साइंस का है। ऐसा माना जाता है कि फाइनल एग्ज़ाम में 20 से 30% तक क्वेश्चन मॉडल पेपर से आता है। और आप इस मॉडल पेपर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं, जिसकी संख्या 80 है, लेकिन आपको एग्ज़ाम में 40 का ही आंसर देना है, ठीक है। और आप सभी लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपका 80 क्वेश्चन में से कितना का आंसर पता था। अगर आपका 40 से ज़्यादा सही होता है तो आप समझ जाइए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप एग्ज़ाम में फोड़ने वाले हो। देखिए हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, तो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का, ठीक है। आप पढ़ लीजिए ऊपर, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 एनुअल, ठीक है। ये आपका सब्जेक्ट कोड हो गया और आपका समय कुल मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट और कुल आपका 80 मार्क्स का रहेगा और 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में दिया जाएगा कॉलेज यानी स्कूल के द्वारा, ठीक है। आप लोग ये PDF आपको दे देंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्या क्या इसमें लिखा गया है। आप लोग नीचे चलते हैं, ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये सब आप पढ़ लीजिएगा जो भी है इसमें जानकारी, ठीक है। देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिसमें लिखा है कि प्रश्न की संख्या कितनी है, 80 है। 1 से 80 तक है, जिसमें आपको क्या करना है, 40 प्रश्नों का उत्तर ही देना है, ठीक है। लेकिन आपको हम यहाँ पे 80 क्वेश्चन का आंसर बताने वाला है और इससे रिलेटेड जितने प्रश्न बन सकते हैं उसका भी आंसर आपको बताने का प्रयास करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए फर्स्ट प्रश्न कहता है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे उसको क्या कहते थे। ऑप्शन है आपका फ्रांसीसी, बी है शासक वर्ग, सी है कलोन और डी है आपका व्यापारी। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कलोन कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट, कलोन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ। काफ़ी ईजी सब प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। आपका ऑप्शन है 1919, 1920, सी है 1922 और डी है आपका 1930। तो देखिए रोलेक्ट एक्ट जब पारित जो हुआ तो आपका हुआ था 1919 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1919 को। और इसके बारे में भी आपको याद रखना है कि रोलेक्ट एक्ट को ही काला कानून कहा गया है, ठीक है, जो कि किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकते थे, ठीक है। और 1919 को ही जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुए थे। और आपका एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें घटना चक्र के बारे में, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कि कौन से घटना कब हुआ था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 3 नंबर प्रश्न कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपना नाइट की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 को ही हुआ था, ठीक है। तो देखिए इसका ऑप्शन इसका देखते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए आपका ऑप्शन है ए नंबर है कि महात्मा गांधी, बी है सुभाष चंद्र बोस, डी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है आपका पंडित नेहरू। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। नाइट की उपाधि किसको मिला था, आप लोग को पता होना चाहिए, रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर को नाइट की उपाधि दी गई थी, जिन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में उपाधि को त्याग दिया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और इससे आप जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी को भी एक उपाधि मिला था, नाइटहुड को, सॉरी केसरे ए हिंद का, ठीक है। केसरे ए हिंद के उपाधि जो महात्मा गांधी को मिला था, इसने भी त्याग दी जलियांवाला बाग की हत्याकांड के विरोध में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। जर्मनी की एकीकरण जब हो रहा था तो इसमें किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, गेरिबाल्डी की, बिस्मार्क की, काउंट काबूर की या फिर मेजनी की। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिस्मार्क, ठीक है। बिस्मार्क जो कि जर्मनी का एकीकरण 2 बार हुआ था, ठीक है। आपसे ये प्रश्न ना पूछ कर या फिर पूछ सकता है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था। तो याद रखेंगे, पहली बार हुआ था आपका 1871 को और दूसरी बार हुआ था आपका 1990 को, ठीक है। 2 बार जर्मनी का एकीकरण हुआ था और 2 बार में पूरा हुआ था इसका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है 5 नंबर प्रश्न कहता है कि आर्य समाज की स्थापक किसने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है आपका स्वामी विवेकानंद, बी है रामकृष्ण,
परमहंस, और सी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, और डी आपका राजा राम मोहन राय। तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। और अगर पूछे कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, तो आप कहेंगे 1875 को। ठीक है, 1875 ईस्वी आप लिख लीजिए, 1875 ईस्वी यहाँ लिख देते हैं। 1875 ईस्वी को स्थापना की गई थी किसकी? आर्य समाज की। किसके द्वारा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पूर्ण स्वराज की मांग। पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन आपका 1929 लाहौर अधिवेशन में, बी है आपका 1931 कराची अधिवेशन में, और है आपका सी है कोलकाता अधिवेशन में, और डी है आपका बेलगाम अधिवेशन में। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जी, नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई। भारत में जब प्रथम बार सूती मिल खोली गई थी तो कब खोली गई थी, सॉरी कहाँ पे खोली गई थी? ठीक है। आपका ऑप्शन है मद्रास, बी है बम्बई, सी है कोलकाता, डी है सूरत। तो आपका 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बम्बई, यानी कि अभी मुंबई बोलते हैं उसको, पहले बम्बई के नाम से जाना जाता था। ठीक है। और कब खोला गया था ये भी आप डेट याद रखेंगे, 1853 को। 1853 को भी रेल की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITC, ठीक है, AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये क्या है? संघ है जिसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, वो बताना है। ऑप्शन आपका बाल गंगाधर तिलक है, बी है लाला लाजपत राय, सी है लाला हरदयाल, डी है घनश्याम दास बिगड़ेला। ठीक है। तो आपका 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है एग्ज़ाम के लिए, और इस मॉडल पेपर से आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन मैच करेगा। तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, एक एक प्रश्न को रट लीजिए, और आप लोग देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 9 नंबर कहता है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? देखिए हिंद चीन के जो युद्ध अंतिम बार जो हुआ था उस समय, तो वो कब हुआ था? 1962 को। ठीक है, 1962 को। और 1962 को अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो क्या थे? निक्सन थे। ठीक है, निक्सन, जिसका पूरा नाम रिचर्ड निक्सन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, निक्सन, रिचर्ड निक्सन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि विक्टर इमैनुअल के किस प्रधानमंत्री नियुक्त किया? विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ऑप्शन आपका मेजनी, बी है मेटरनिक, सी है काउंट काबूर, और डी है स्टालिन। तो आपका 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काउंट काबूर। काउंट काबूर को प्रधानमंत्री के पद में नियुक्त किया था विक्टर इमैनुअल ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है रक्त और लौह, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन आपका मुसोलिनी, विक्टर इमैनुअल, गैरिबाल्डी, या फिर बिस्मार्क। ठीक है, तो आपका 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने ही रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था, शुरुआत की थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट करता है 12 नंबर कि नई आर्थिक नीति NEP कब लागू हुई? ऑप्शन है आपका 1918, 1920, 1921 या 1925। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का कि नई आर्थिक नीति जो लागू हुई थी वो आपका लागू हुई थी 1921 को। ठीक है, 1921 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है इंडियन स्टैट्यूटरी, ठीक है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या था? ये कमीशन का नाम है। ठीक है, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन किसका नाम था? दूसरा नाम। ठीक है, हंटर कमीशन का, या साइमन कमीशन का, या फिर सरजेंट कमीशन का, या फिर ली कमीशन का।
तो इंडियन स्टैट्यूटरी जो नाम था वो आपका साइमन कमीशन का नाम था, ठीक है, साइमन कमीशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है, तो आप याद रखेंगे 1928 ईस्वी को, ठीक है, 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। महात्मा गांधी ने एक समाचार पत्र का संपादन किया था, उसका नाम क्या था, ठीक है। ऑप्शन है आपका कॉमनवेल्थ, बी है आपका यंग इंडिया, सी है बंगाली, डी है बिहारी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यंग इंडिया। यंग इंडिया समाचार पत्र का संपादन किया था किसने, महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। आपका ऑप्शन है कुरान, बी है गीता, सी है बाइबल और डी आपका हदीस, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाइबल, ठीक है, जो कि ईसाई धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। अशोक का जो अभिलेख है वो कौन सी लिपि में, कौन सी भाषा में, ठीक है, कौन सी लिपि में। ऑप्शन है आपका ब्राह्मी लिपि, बी है फारसी लिपि और सी आपका रोमन लिपि और डी आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा देख लेते हैं ऑप्शन। तो अशोक का जो अभिलेख था वो आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, ठीक है। और अशोक के बारे में, इसकी लिपि के बारे में आप लोग इंटर में जब जाएंगे 12th में, उसमें आपको डिटेल से पढ़ना होगा। अभी मैट्रिक में इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कहता है 17 नंबर प्रश्न कहता है बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया। देखिए आपसे दो तरह का प्रश्न पूछ सकता है, पहले क्वेश्चन आप लोग समझिएगा अच्छा से, ठीक है। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया। आप लोग सोचेंगे बंगाल विभाजन हुआ था 1905 को, टिक लगा देंगे ए में, लेकिन ये नहीं पूछ रहा है, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि बंगाल विभाजन को वापस कब लिया गया। तो वापस जो लिया गया था वो 1917 को लिया गया था, ठीक है। और लागू जो किया गया था वो 1905 को लागू किया गया था, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को। बढ़ते नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 18 नंबर प्रश्न कहता है कि रूस में कब दास्तव समाप्त किया गया। रूस में कब दास्तव समाप्त कर दिया गया। ऑप्शन आपका 1861, बी है 1865, सी है 1870 और डी है आपका 1873। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1861। 1861 को रूस में दास्तव समाप्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। देखिए मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को, ठीक। तो 1 मई को मनाया तो जाता है, लेकिन किस अधिवेशन में, किस सम्मेलन में ये फैसला लिया गया कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है आपका प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, बी है आपका द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सी है आपका क्योटो सम्मेलन और डी आपका ब्रिटेन वुड सम्मेलन, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ही यह निर्णय लिया गया कि 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाए, ठीक है। और यह सम्मेलन कब हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे 1889 को, ठीक है, 1889 को हुआ था। ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट कहता है होची मिन की सरकार थी कहाँ की। दक्षिणी वियतनाम में या फिर उत्तरी वियतनाम में या फिर पूर्वी वियतनाम में या फिर पश्चिमी वियतनाम में। तो होची मिन की सरकार जो थी वो थी आपका कहाँ पे, तो उत्तरी वियतनाम में, ठीक है। उत्तरी वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि वार एंड पीस यानी कि युद्ध और शांति किसने लिखी, ठीक है। ऑप्शन है आपका कार्ल मार्क्स, बी है टॉल्स्टॉय और सी है आपका बोनापार्ट शो और डी है आपका दोस्तोवस्की, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वार एंड पीस किसने लिखी, तो वो आपके लिखे थे टॉल्स्टॉय ने, ठीक है। टॉल्स्टॉय ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एक बुक है, ठीक है, उपन्यास जो भी बोल सकते हैं, जो कि टॉल्स्टॉय द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, युद्ध एंड शांति, ठीक है, वार एंड पीस का।
नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ऑप्शन है आपका 1991, बी है 1992, सी है 1989, डी है 1990। देखिए विघटन का मतलब होता है टूटना, अलग होना, ठीक है, और एकीकरण का होता है जुड़ना। तो जब सोवियत संघ टूटे थे तो कुल 15 देश बने थे, ठीक है, 15 नए देश बने थे। तो कब टूटे थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1991 को। 1991 को सोवियत संघ टूट कर 15 नए देश का निर्माण हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है पटना को आजिमावाद नाम किसने दिया? ठीक है, पटना को आजिमावाद नाम किसने दिया? ऑप्शन आपका ए अकबर, बी आजिम उस शान, और सी आपका बाबर, और डी आपका हुमायूं। देखिए पटना को जो आजिमावाद नाम दिया था वो दिया था आपका आजिम उस शान ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके नाम में भी आजिम है और इसमें भी आजिम है, ठीक है। तो आप लोग ये देख कर भी पता कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और काफ़ी हर बार यह प्रश्न आता है, ठीक है। ऑप्शन है आपका बिंदुसार, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है अजातशत्रु, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? यानी कि जो भारत की राष्ट्र आय, जो कि हमारे देश की जो आय होती है, इकोनॉमी होती है, इसकी गणना किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, ऑप्शन आपका केंद्र सांख्यिकी संगठन द्वारा, बी है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, सी है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा, या इनमें से सभी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 25 का, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है योजना आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन आपका 15 मार्च, बी है आपका 15 मार्च 1991, और सी है आपका 1 जनवरी 2015 को, और डी आपका 1 जनवरी 2001 को। देखिए योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो आपका हुआ था 15 मार्च 1950 को, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग को भंग यानी कि ख़त्म कब किया गया, तो आप याद रखेंगे 2014 को, ठीक है, 2014 को इसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग को लागू किया गया, ठीक है। योजना आयोग क्या था कि योजना आयोग में जैसे कि कोई भी इलेक्शन जीतता है तो 5 वर्ष के लिए जीतता है, तो 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष में क्या क्या करना है उसका मतलब योजना बनाता था, ठीक है, जिसको हम लोग योजना आयोग कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्पादक के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। देखिए उत्पादक के साधनों पर यानी कि जो आप उत्पाद किए, जो भी उपजाएं आप खेत में मान लीजिए, तो साधनों पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है यानी कि मालिक होता है। किसमें? समाजवादी अर्थव्यवस्था में, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था में, या इनमें से किसी का नहीं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ठीक है। आपने पूंजी लगाया, उत्पाद किया, तो आपका क्या निजी स्वामित्व हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि गैस और बिजली उत्पाद किस क्षेत्र के अंग हैं? गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? ऑप्शन है आपका ए प्राथमिक क्षेत्र, बी है द्वितीय क्षेत्र, सी है तृतीय क्षेत्र, और डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन को सब लोग समझिए पहले। देखिए अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार 3 क्षेत्र हैं, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। देखिए प्रथम क्षेत्र में क्या क्या आते हैं? तो प्रथम क्षेत्र में आता है आपका कृषि हुआ, पशुपालन हुआ, ये सब प्रथम क्षेत्र में आए हैं। और द्वितीय क्षेत्र में उत्खनन हुआ, कोयला, बिजली, तेल, ये सब किस में आएगा? तो द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और तृतीय क्षेत्र में क्या आएगा? तृतीय क्षेत्र में आपका व्यापार हो गया, संचार हो गया, कोई भी नौकरी हो गई, शिक्षा हो गया, ये सब आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है? गैस और बिजली के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो गैस और बिजली जो उत्खनन होता है, ठीक है, तो ये आपका जो प्राकृतिक से मिलता है तो वो क्या होगा? आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। काफ़ी इजी प्रश्न है कि बांग्लादेश की मुद्रा यानी कि वो लोग पैसा को क्या कहते हैं। जैसे इंडिया में रुपया कहा जाता है तो बांग्लादेश में टाका कहा जाता है, ठीक है, टाका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका इंडिया का रुपया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न, एक सेकेंड। देखिए नेक्स्ट कहता है प्रोमो यूनिस का संबंध किस देश से है। प्रोमो यूनिस जो होता है वो आपका बांग्लादेश का है, ठीक है, बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये प्रोमो यूनिस जो थे वो बांग्लादेश के नागरिक हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है 31 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। ऑप्शन आपका अल्पकालीन कृषि अल्पकालीन, बी है दीर्घकालीन, सी है मध्यकालीन, डी है इनमें से सभी। देखिए अल्पकालीन किसे कहते हैं, तो अल्पकालीन जो ऋण होता है वो आपका समय में मतलब सीमित समय रहता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग कोई फ़ोन लिए किस्त पे 3 महीना के लिए, आपको 3 महीना में वो किस्त जमा करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो का अल्पकालीन ऋण में आ जाएगा, ठीक है। और दीर्घकालीन में क्या होता है, दीर्घकालीन में आपको साल का यानी कि टाइम देगा, यानी कि आपको 1 साल में चुकाना है, 2 साल में चुकाना है, ठीक है। और वहीं आप वो मध्यकालीन में देखें तो मध्यकालीन में आपको 6 महीने का टाइम देगा कोई भी ऋण चुकाने के लिए, यानी कोई भी कर्ज चुकाने के लिए। तो प्राथमिक कृषि के साख जो समिति कृषकों को जो लोन देती थी, जो कि ऋण देती थी, वो आपका देता था अल्पकालीन देता, ठीक है। कृषकों को अल्पकालीन लोन दिया जाता था यानी कि किस्त के रूप में, ठीक है। समय सीमित रहता था इसके लिए, यानी कि जैसे कि 6 महीना बोल दिया, 5 महीना बोल दिया और उसी में इसको वापस करना है पैसा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, तो ये आपका हुआ था 1989 को, ठीक है, 1989। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने का गारंटी दी जाती है। देखिए मनरेगा कार्यक्रम के अनुसार कितने वर्ष का यानी कि रोजगार देते हैं साल भर में, ठीक है। आपका ऑप्शन है 150 दिन, 180 दिन, 120 दिन या फिर 100 दिन। तो मनरेगा के अनुसार 100 दिन की रोजगार देने की गारंटी की जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगर पूछे कि मनरेगा कार्यक्रम कब शुरू की गई तो 2005 को, ठीक है, 2005 को, और लागू इसका हुआ था 2008 को, ठीक है। 2008 से ये संपूर्ण देश में लागू हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितना राज्य आयोग है। तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो आयोग राज्य हैं वो उनकी संख्या 35 है, ठीक है, याद रहेगा 35 संख्या है उपभोक्ता संरक्षण के लिए आयोग राज्य, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस, ठीक है। देखिए पी.सी. महालनोबिस के अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहले इसका पूरा नाम समझते हैं। देखिए इसका पूरा नाम है प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है, जो कि भारत में सांख्यिकी के पिता कहे जाते हैं, ठीक है, सांख्यिकी के पिता कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो गठन किया था वो किया था आपका राष्ट्रीय आय समिति का गठन, ठीक है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया था किसने, महालनोबिस ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है, यानी जो आप यूज करते हैं यानी खर्च करते हैं, और जो आपका मानसिक खर्च है और आपका जो बचत है, ये सब जोड़ के आपको क्या कहते हैं, तो आपको कहते हैं आय, ठीक है, यानी इनकम आपका, आप जितना कमाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट देखिए 37 में प्रश्न कहते हैं निम्न में कौन आर्थिक क्रियाएं का चक्रीय प्रवाह है। आर्थिक क्रियाएं का चक्रीय प्रवाह कौन कौन सा है। पहला आपका उत्पादन, बी है व्यय, सी है आय और डी है इनमें से सभी। देखिए आर्थिक क्रियाएं का जो है आर्थिक रूप से हम लोग उत्पाद करते हैं, व्यय भी करते हैं, हमारे यहाँ जो मानसिक व्यय है, जो खर्च हैं, आय भी है, हम लोग कितने कमाते हैं, ये सभी क्या है हमारे आर्थिक क्रियाएं का चक्रीय प्रवाह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा।
नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की अनुमान कब लगाया गया है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय यानी कि हमारे देश की कुल कितनी आय है, यह अनुमान कब लगाया गया था। तो यह लगाया गया था आपका 1868 में। ठीक है, 1868 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 1868 को अनुमान लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सहायकर्ता का मूलभूत तत्व नहीं है। ऑप्शन आपका ए अनिवार्य सदस्य, बी है जनतांत्रिक आधार, सी है नैतिक तथा सामाजिक तत्व और डी आपका ऐच्छिक सदस्यता। ठीक है, तो इसका जो मूलभूत तत्व नहीं है तो आपका हो जाएगा अनिवार्य सदस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। आपका ऑप्शन है आपका वित्त, बी है ऊर्जा, सी है स्वास्थ्य, डी है संरचना। देखिए जो आर्थिक आधारित संरचना है वो आपका क्या हो जाएगा, आर्थिक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी स्वास्थ्य हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य जो आपका है वो आर्थिक आधारित संरचना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है किससे। पंचायती राज व्यवस्था से, नगरीय शासन व्यवस्था से और सी आपका राज्य स्तरीय शासन व्यवस्था से और डी आपका स्तरीय शासन व्यवस्था से। तो देखिए संविधान का 74वां संशोधन जो संबंधित है वो आपका पंचायती राज नहीं बल्कि नगरीय शासन व्यवस्था से है। ठीक है, नगरीय शासन व्यवस्था हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। ठीक है, बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 37, बी है 52 और सी आपका 37 और देखिए यहाँ से देखिए ऑप्शन ए है आपका 37, बी है 52 और सी आपका 72 और डी आपका 75। तो सबसे ज़्यादा यानी कि अधिकतम जो हो सकती है वो आपका 75 तक हो सकती है। ठीक है, 75 वार्ड हो सकते हैं एक नगर निगम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे। मेघा पाटकर से, लाला लाजपत राय से या सुंदर लाल बहुगुणा से या फिर अमृता देवी से। देखिए चिपको आंदोलन जो संबंधित है वो आपका कौन है, हो जाएगा इसका राइट आंसर सुंदर लाल बहुगुणा। ठीक है, अगर आपसे पूछा कि चिपको आंदोलन कब हुआ था तो आप कहेंगे 1973 को। ठीक है, 1973 ईस्वी को कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था चिपको आंदोलन, यानी कि वन को, पर्यावरण को, गाछ को बचाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। जहाँ के वहाँ के लोग ने क्या किया था, गाछ से चिपक गए थे और गाछ को काटने नहीं दे रहे थे, इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक मिनट। नेक्स्ट देखिए 44 नंबर प्रश्न कहता है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया। नेपाल में जो सप्तदलीय गठबंधन किया गया वो किस लिए किया गया, लोकतंत्र की स्थापना हेतु या राजतंत्र की स्थापना हेतु या कुलीन तंत्र की स्थापना हेतु या फिर साम्यवादी की स्थापना हेतु। तो ये जो स्थापना यानी कि संगठन का निर्माण किया गया वो इसलिए किया गया था क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना हो सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की। यह पार्टी एक क्या है, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है। ठीक है, जिसकी संख्या 8 है, 8 में से एक बहुजन समाज पार्टी भी है। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी काशी राम ने। ठीक है, काशी राम ने इसकी स्थापना की थी बहुजन समाज पार्टी की। और अगर पूछिए कि कब की थी तो आप याद रखेंगे 1984 को। ठीक है, 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि दल बदल कानून लागू होता है। ठीक है, दल बदल कानून जो लागू होता है वो किस पर लागू होता है, सांसद और एवं विधायकों पर या फिर राष्ट्रपति पर या फिर उपराष्ट्रपति पर या फिर इनमें से सभी। तो देखिए दल बदल कानून जो लागू होते हैं वह मुख्य रूप से सांसद एवं विधायकों पर लागू होते हैं, जिससे इनको क्या करती है, दल बदलने से रोकती है। ठीक है, अपनी मर्जी से कोई भी दल ज्वाइन नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
47 नंबर प्रश्न कहता है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी कि अलग हुआ। ठीक है, झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था तो कब हुआ था। ऑप्शन देखते हैं इसका, 15 नवंबर 2000 को, 10 नवंबर 2001 को, सी आपका 15 नवंबर 2002 को, और डी आपका 10 नवंबर 2002 को। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 2000 ईस्वी को झारखंड कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। संघ प्रणाली की विशेषता नहीं, देखिए ऑप्शन एक है लिखित संविधान, बी है एकहरी शासन व्यवस्था, और सी आपका शक्ति का विभाजन, और डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो एकहरी शासन व्यवस्था का जो प्रणाली का विशेषता नहीं है वो आपका हो जाएगा एकहरी शासन व्यवस्था। ठीक है, एकहरी शासन व्यवस्था ये क्या है, इसकी विशेषता नहीं है संघीय प्रणाली का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है। लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं। देखिए ऑप्शन देखते हैं आप। पहला ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है 545, बी है 543, और सी आपका 540, और डी आपका 500। तो आपको याद होगा कि लोकसभा में जो सीट की संख्या है वो कितनी है, तो कुल आपका 543 सीट है। ठीक है, 543 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता है। पूर्व में जो बांग्लादेश जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका पश्चिमी पाकिस्तान, बी है उत्तरी पाकिस्तान, और सी है आपका पूर्वी पाकिस्तान, और डी आपका दक्षिणी पाकिस्तान। तो जो पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता है वो आपका पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर प्रश्न कहता है कि वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना हुई थी। वेस्ट इंडीज़ संघ की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 1973, बी है आपका 1956 और 65 है, और सी आपका 1960, और डी आपका 1958। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1958। 1958 को वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है इंडिका के लेखक हैं। इंडिका के लेखक कौन है। ऑप्शन एक है चाणक्य, बी है फाहियान, और सी आपका मेगास्थनीज, और डी आपका सेल्यूकस। तो इंडिका के जो लेखक हैं वो आपका है मेगास्थनीज हैं। ठीक है, मेगास्थनीज ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। विश्व में से सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है। ऑप्शन आपका चीन है, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भी भारत बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि आंग सान सू की देश के नागरिक हैं। तो ये जो नागरिक है आंग सान सू ये आपका म्यांमार के हैं। ठीक है, म्यांमार के जगह आपको वर्मा भी दे सकते हैं। ठीक है, वर्मा भी दे सकते हैं म्यांमार के जगह में। ये वर्मा के नागरिक थे आंग सान सू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, यानी कि दुष्ट परिणाम क्या हो सकते हैं। देखिए क्षेत्रवाद किससे कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में देख ले, जैसे कोई मुखिया हो गया। ठीक, वो जैसे कि जिस गांव से जीता, यानी कि मुखिया तो बहुत सारे गांव के मुखिया होते हैं, लेकिन वो जीतने के बाद अपने ही गांव के माने कि अपने ही गांव में वो सारा व्यवस्था लागू करेगा, अपने ही गांव को विकसित करेगा। तो इसको क्या कहेंगे, क्षेत्रवाद कहेंगे। ठीक है, यानी कि अपने क्षेत्र को देखेगा तो उसको क्षेत्रवाद कहेंगे। और इसका परिणाम ये हो सकता है कि अलगाववाद उत्पन्न हो सकता है, यानी कि उससे अलग हो सकते हैं लोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अलगाववाद। ठीक है, क्षेत्रवाद का कुपरिणाम क्या हो सकता है, तो अलगाववाद हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। ऑप्शन है आपका असम, बी है राजस्थान, सी है उड़ीसा, डी आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आपका 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश है आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 57 और प्रश्न कहता है कि भारत की प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी।
भारत में प्रथम जल नीति जो अपनाई गई थी जल को बचाने के लिए, ठीक है, तो वो आपका अपनाई गई थी कब? सितंबर 1987 को, ठीक है, सितंबर 1987। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि विश्व में सर्वाधिक वातावरण वाला देश कौन है? यानी कि पूरे विश्व में वनावरण वाला देश, यानी सबसे ज़्यादा वनावरण वाला देश जो है कौन है? ऑप्शन है आपका रूस, बी है भारत, सी है ब्राज़ील और डी आपका कनाडा। तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूस, ठीक है। रूस में क्या है? तो वर्ण आवरण वाला देश है, सबसे ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। नेक्स्ट कहता है किस मृदा में, देखिए किस मृदा यानी कि मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, ठीक है, यानी कि किस मिट्टी में ह्यूमस का मात्रा नगण्य होती है? ऑप्शन आपका ए है लेटराइट, बी है जलोढ़ और सी है आपका काली मिट्टी और डी है आपका पर्वतीय मिट्टी। तो जो ह्यूमस का मात्रा जो निम्न होती है तो वो आपका होता है लेटराइट मिट्टी में, ठीक है, लेटराइट मिट्टी में इसकी मात्रा कम होती है। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पाद क्षेत्र कौन है? यानी कि भारत में सबसे बड़ा उत्पाद जो कि तेल का उत्पाद होता है वो कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन आपका डिगबोई, बी है बम्बई और सी आपका खंभात और डी आपका मंगला। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिगबोई, ठीक है। तो डिगबोई कहाँ पे है? तो डिगबोई आपका असम में, ठीक है, असम का तेल नगरीय कहा जाता है। आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि तेल नगरीय किसे कहते हैं, यानी कि असम में तेल नगरीय किसे कहते हैं, कौन से जगह को? तो आपका कहेंगे डिगबोई को कहते हैं, ठीक है। डिगबोई ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट। और डिगबोई में सबसे पहले 1866 को कुआं खोदा गया था तेल के लिए, ठीक है, तेल का कुआं सबसे बड़ा कुआं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से कौन रोपण फसल है, यानी कि इनमें से कौन सा फसल जिसको रोपते हैं, ठीक है, चाय को भी रोपा जाता है, रबड़ को भी रोपा जाता है और गन्ना को भी रोपा जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए जीवन रेखा रेल एक्सप्रेस का नाम है, जिसमें क्या है एक तरफ से बोले तो अस्पताल है, ठीक है, यानी कि पूरी हॉस्पिटल की सुविधा इसी ट्रेन में दी गई है, ठीक है। ये ट्रेन वहाँ जाती थी जहाँ पर लोगों की इलाज की व्यवस्था नहीं है, ठीक है, या फिर कोई आपदा में जहाँ की लोगों को इलाज कर सके ये ट्रेन वहाँ जाती थी, ठीक है। तो इसकी जो चलाई गई थी रेल वो बम्बई में चलाई गई थी, ठीक है, बम्बई में। और कब? तो आप कहेंगे 1991 को, ठीक है, 1991 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। 1991 को चलाई गई थी जीवन रेखा रेल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील कहाँ स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बिहार का है, ठीक है, और बिहार के एग्जाम में ये आएगा ही, ठीक है, बिहार बोर्ड के। देखिए ऑप्शन आपका दरभंगा, बी है भागलपुर और सी आपका बेगूसराय और डी आपका मुजफ्फरपुर। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप कौन इन चारों में से कौन से ज़िले से हैं, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय में है कांवर झील। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधक का पहला प्रस्ताव पारित किया? किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल, बी है असम, सी है केरल और डी आपका उड़ीसा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा ने सर्वप्रथम क्या किया था? संयुक्त वन प्रबंधक का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, यानी कि इनमें से कौन से इन चारों में से किसमें खनिज की मात्रा नहीं है, ठीक है। कोयला में खनिज पाए जाते हैं, पेट्रोलियम में भी पाए जाते हैं और प्राकृतिक गैस में भी पाए जाते हैं, लेकिन अवरक में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट, अवरक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव है, ठीक है, मैंग्रोव वन है, यानी मैंग्रोव वन का मतलब होता है यानी कि झाड़ियों वाला जंगल, ठीक है, वन जहाँ पे क्या होता है सिर्फ झाड़ी हो, ठीक है। तो ये जो आपका पाया जाता है वो पाया जाता है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कौन कोयला घटिया किस्म का है। ये आपदा प्रबंधन से ये प्रश्न है, ठीक है। ये घटिया कोयला के बारे में बोलना है, यानी सबसे खराब कोयला इनमें से कौन है। एथेराइड, बी है बिटुमिन्स, और सी है आपका लिग्नाइट, और डी है आपका पीट। तो सबसे खराब कोयला है, घटिया कोयला जो है वो आपका पीट कोयला है, ठीक है। पीट कोयला ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है तो आप कहेंगे एथ्रोसाइड, ठीक है। एथ्रोसाइड ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अच्छा, सबसे अच्छा, ठीक है। और सबसे खराब बोलेगा तो पीट कोयला, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी। भारत में चाय की कृषि जो खेती शुरू हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। ऑप्शन आपका है सिक्किम, बी है तमिलनाडु, सी है असम, और डी आपका केरल। तो जी सबसे पहले जो शुरू हुई थी वो आपका असम में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, असम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। पाइराइट जो है वो किस प्रकार का खनिज है। धात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज है, या परमाणु खनिज है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, ठीक है। धात्विक खनिज, पाइराइट एक क्या है, धात्विक खनिज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है भारत का पहला परमाणु शांति संयंत्र कौन है। भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है। ऑप्शन आपका है तारापुर, बी है कलपकम, और सी है आपका नरेरा, और डी है आपका केगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको परमाणु के क्षेत्र में पूछे कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तो आप कहेंगे तारापुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है कोडरमा। कोडरमा का संबंध किस खनिज से है। कोडरमा का संबंध जो है वो आपका है अभ्रक से, ठीक है। अभ्रक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अभ्रक से संबंधित है कोडरमा। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है किस देश ने ओपेक OPEC की सदस्यता त्याग दी। ये क्या है, एक सदस्य है जिसके मतलब बोले तो एक ग्रुप है, यानी कि संगठन है जिससे क्या त्याग दिए, बाहर हो गए। ऑप्शन आपका सऊदी अरब, बी है ईरान, सी है आपका इराक, और डी है आपका कतर। तो कतर एक देश ऐसा है जो क्या गया, इसके OPEC का सदस्य त्याग दी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पाद है। इनमें से कौन जूट का अग्रणी उत्पाद है। ऑप्शन देखते हैं। पहला कहता है भारत, बी है चीन, और सी है बांग्लादेश, और डी है आपका श्रीलंका। तो सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पाद होता है वो आपका भारत में ही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ओके नेक्स्ट देखते हैं। 74 नंबर प्रश्न कहता है कि आसवन बांध किस नदी पर संबंधित है। आसवन बांध किस नदी से संबंधित है। ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी है ब्रह्मपुत्र नदी, और सी है आपका नील नदी, और डी आपका अमेजन नदी, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नील नदी से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कहता है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ये आपका आपदा प्रबंधक से प्रश्न है, और आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखिए सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, इसको कोई नहीं लाता, ये अपने आप आता है, ठीक है। बाढ़ भी अपने आप आता है, ये भी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भी अपने आप आता है, ये भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद अपने आप नहीं आता है, ठीक है, इसको लाया जाता है, या फिर खुद मतलब इंसान आते हैं, ठीक है। तो आतंकवाद हो जाएगा आपका, ये क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था। देखिए भूकंप कब आया था, ऐसा भूकंप जो कि बिहार प्रभावित हुआ था, ठीक है। आपका ऑप्शन देख लिया। ऑप्शन है आपका ए नंबर 1920, बी है 1986, 66, और सी है आपका 2004 को, या फिर 1934 को। देखिए 1934 को एक ऐसा भूकंप आया था, इससे क्या हुआ था, नेपाल तबाह हो गया था, ठीक है। और नेपाल और बिहार एक साथ है, सटा हुआ है, तो बिहार को भी इसका बहुत सारी मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और बिहार को भी झटका काफ़ी तेज आया था, ठीक है। तो क्योंकि बिहार में प्रभावित हुआ जो भूकंप से विनाशकारी, तो बोलें तो 1934 को, ठीक है। 1934 के भूकंप में ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ईजी प्रश्न है। प्रश्न कोई भी बता सकते हैं कि जब बाढ़ आएगा तो आप कहाँ पे जाना चाहेंगे, ऊंची भूमि पे, ठीक है। तो जब भी बाढ़ आए तो आप ऊंची भूमि पर पहुंच जाइए, ठीक है। बाढ़ मैदान में तो जाएंगे नहीं, डेल्टा में भी जाएंगे नहीं इनमें से, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट कहता है कि भू संकलन से अभिप्राय है। भू संकलन से अभिप्राय है, ऑप्शन आपका मलबे का खिसकना। देखिए भू संकलन का मतलब होता है कि कोई भी पहाड़ इधर उधर खिसकना, ठीक है, या फिर गिरना, टूट के गिरना या घिसकना, या फिर एक दूसरे जुड़ जाना, ठीक है। बी आपका चट्टानों का गिरना, सी आपका चट्टानों का खिसकना। तो ये तीनों क्या है, भू संकलन का अभिप्राय है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है आस्किम प्रबंधक का प्रमुख घटक है। आस्किम प्रबंधक का प्रमुख घटक है, ऑप्शन ए है स्थानीय प्रशासन, बी है स्वयंसेवी संगठन, और सी आपका स्थानीय लोग, इनमें से सभी। तो आस्किम प्रबंधक का जो प्रमुख घटक है वो आपका क्या है, स्थानीय प्रशासन हो जाएगा, ठीक है। स्थानीय प्रशासन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न है, देखिए लास्ट कहता है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, यानी कि देखिए क्वेश्चन समझिए, भूकंप संभावित क्षेत्र यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ भूकंप आने की संभावना है, तो उस जगह भवन यानी कि घर का आकृति कैसा होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं, अंडाकार गोल होना चाहिए, त्रिभुजाकार होना चाहिए, या फिर चौकार होना चाहिए, या फिर आयताकार होना चाहिए। तो देखिए आयताकार एक ऐसा है जो कि भूकंप के झटकों को झेल सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और ये था आपका 80 प्रश्न, और यहाँ से आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रश्न स्टार्ट होता है, ठीक है। अब लोग सब्जेक्टिव प्रश्न में देख लीजिए एक दो को, जैसे कि देखिए बिनया कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था, शीत युद्ध का संक्षेप वर्णन दीजिए, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ, उपनिवेशवाद से क्या अभिप्राय है, ये सब आपका न्यू डील क्या है, हुआ आंदोलन की विवेचना करें, ये सब आपका क्या आएगा, सब्जेक्टिव में प्रश्न आएगा, ठीक है। और ये आपका 4 नंबर सब प्रश्न है, जैसे कि रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय राष्ट्र आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का उल्लेखन करें, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस सब का क्वेश्चन भी आपको करा दें या नहीं कराएं, ठीक है। अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं आप लोग यस कमेंट करेंगे, अगला वीडियो हम इसी पर लेके आएंगे, ठीक है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।